कि जो सत्ता पक्ष है वो भी बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाता है और जो विपक्ष है वो भी बाहरी लोगों को दबाव बनाता है। गरीब के घर में स्मार्ट मीटर ठोक दिया गया है, जबरदस्ती नगर पंचायत बना दिया गया है अपने लोगों को ठेकेदारी दिलवाने के लिए। जब हम सरायरंजन की बात करते हैं तो यहाँ कहते हैं कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिनका विकास के लिए माननीय मंत्री लगे रहते हैं, लेकिन जो बेसिक समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है, 4 नदियां थी वो सूख चुकी हैं, तो जो जन समर्थन हर जाति, हर तबके, हर वर्ग से मिल रहा है उसको लेकर मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। और मैं जो यात्रा में निकला हूँ ये हर जाति, हर वर्ग के लिए है। मैं सुबह निकलता हूँ, मैं करीब 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर में चलता रहता हूँ और मैं लगातार घूमता हूँ। है कि माननीय विधायक के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता है कि उनकी पहचान मुख्यमंत्री के करीबी के तौर पे देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि लोग इस बात में विश्वास कर रहे हैं कि किसी को हम वोट करें, लेकिन सरायरंजन के लोगों को ही वोट करें। घर नहीं है और वहाँ स्मार्ट मीटर ठोक दिया गया है और बिजली बिल जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र से 2 रुपया ज्यादा शहरी नगर पंचायत का होता है। बिहार में अलग अलग यात्राएं चल रही है, उसी यात्रा में से एक कुणाल जी का यात्रा है। यात्रा का 9वां दिन हुआ है और अभी ये आप देख रहे होंगे ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, रात का समय है। कितना महत्वपूर्ण है यात्रा और किन किन बिंदुओं पर इस यात्रा में कुणाल जी ध्यान दे रहे हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। और खास करके मैं आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र कहलाता है और ये क्षेत्र जो है हॉट सीट रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी यहाँ से लगातार हैट्रिक मार चुके हैं और इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए कुणाल जी लगातार यात्रा कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। कुणाल जी, सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि आप जो यात्रा कर रहे हैं, लगभग अंतिम चरण में है ये यात्रा, तो क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? देखिए, समस्याएं क्या है मैं फेरिस्त करूंगा तो शायद पूरी रात हो जाए बताने में, लेकिन जो बेसिक समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है, 4 नदियां थी वो सूख चुकी हैं, रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, डोमिसाइल नीति है, जो हमारे यहाँ अस्पताल है वो फुल फंक्शनिंग नहीं है, युवाओं को पलायन है, मतलब कोई एक समस्या नहीं है। गरीब के घर में स्मार्ट मीटर ठोक दिया गया है, जबरदस्ती नगर पंचायत बना दिया गया है अपने लोगों को ठेकेदारी दिलवाने के लिए, मतलब इस तरह की अनंत समस्याएं हैं, कोई एक समस्या नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये कहना हुआ आपका कि जब से ये सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र बना है, 2008 में ये इसका परिसीमन हुआ था, उस समय से लगातार जो है जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी यहाँ से विधायक रहे हैं, तो राज्य में मंत्री भी हैं। तो क्या उस दौर से लेकर के अभी तक या भी पहले भी उस दौर से अभी तक क्या यहाँ विकास नहीं हुआ है? जी हुआ है विकास। कौन इस विकास से डिनाई कर सकता है, लेकिन चंद लोगों का विकास हुआ है जो इनके इर्द गिर्द के लोग हैं। अब आप बताइए कि सड़क बनाना, कहेंगे कि मैंने सड़क बना दिया या पुल बना दिया, तो इस बात का सर्वे किया जाना चाहिए कि पुल और सड़क जो है सिर्फ सरायरंजन में बना है या जहां राजद के विधायक थे वहां भी बना है और जहां बीजेपी के विधायक थे वहां भी बना है और जहां वाम दल के विधायक थे वहां भी बना है। ये तो सर्वे करने की चीज़ है और ये कह के आप नहीं निकल सकते हैं। और इनकी उपलब्धि यही है कि 43 साल या 50 साल से ज़्यादा इनका राजनीतिक जीवन रहा है और इनके नाम के साथ इनके विशेषण में आपने लगाया कि मुख्यमंत्री के करीबी। मुझे लगता है कि माननीय विधायक के लिए इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता है कि उनकी पहचान मुख्यमंत्री के करीबी के तौर पे देखा जा रहा है, एक विकास करने वाले लोग के रूप में नहीं देखा जा रहा है, एक बुद्धिजीवी या संवेदनशील व्यक्ति के तौर पे नहीं देखा जा रहा है। यही उनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वो तो लगातार कहते हैं कि सरायरंजन में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। कहना चाहिए तो वो क्या कहेंगे कि सरायरंजन में विकास नहीं हुआ है? ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। क्या लोगों को के बीच जाके कह सकते हैं कि सरायरंजन का विकास नहीं हुआ इसलिए मुझे वोट दीजिए? लेकिन मैं उनको चुनौती देता हूं। मैं सुबह निकलता हूं, मैं करीब 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर में चलता रहता हूं और मैं लगातार घूमता हूं और मैं चुनौती देता हूं कि या तो आप कहीं पब्लिक प्लेस पे मेरे साथ डिबेट कर लें अपने डेटा के साथ, मैं भी अपने डेटा के साथ आता हूं, आप भी आइए और आप मुझे साबित कर दीजिए कि आपने सरायरंजन में विकास किया है, और या आप मेरे साथ एक दिन पदयात्रा में शामिल हो जाइए। कुणाल जी, बिहार में लगातार जातीय समीकरण की बात कही जाती है और बड़ी संख्या में यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति
के लोग हैं और ब्राह्मणों की संख्या भी यहाँ पर अधिक है, यादवों की संख्या भी अधिक है। तो इस जातीय समीकरण को साधने के लिए कहीं कोई प्रयास किए कर रहे हैं? देखिए, कौन मेरे बारे में आप कह रहे हैं? हाँ। देखिए, मैं अभी क्योंकि जो भी बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं इन समीकरणों को लेकर के चल रहे हैं और जैसा मालूम पड़ा क्षेत्र में घूमने से कि आप जो हैं अभी निर्दलीय किन्हीं के सहारे जो है आप किन्हीं पार्टियों के साथ नहीं हैं, तब इस बात पर जो है जोर देना आवश्यक है। देखिए, मैं सराय रंजन मेरी पार्टी है, सराय रंजन के लोग मेरे समर्थक हैं, मेरे वोटर हैं, मेरे गार्जियन हैं। और मैं जो यात्रा में निकला हूँ ये हर जाति हर वर्ग के लिए है। आप इस फोटो को देख के मुझे नहीं बता सकते हैं कि ये किस जाति की महिला हैं। ये सवर्ण समाज की हैं, अनुसूचित जाति की हैं, पिछड़ा की हैं, अति पिछड़ा की, आप नहीं बता सकते हैं। तो जो समस्याएं हैं वो हर एक जाति के लिए है, हर एक वर्ग के लिए है, सभी लोग परेशान हैं। अब जहाँ आप बैठे हुए हैं इसको नगर पंचायत बना दिया गया है, जो कि नगर पंचायत की अहर्ता ये नहीं रखता है। अब ये नगर पंचायत है, घर नहीं है, और वहाँ मीटर स्मार्ट मीटर ठोक दिया गया है। और बिजली बिल जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र से 2 रुपया ज़्यादा शहरी नगर पंचायत का होता है। तो ये भुगतान जो है सभी लोगों को करना पड़ता है, जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको भी, अति पिछड़ा है उनको भी, अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको भी। तो आप सराय के संदर्भ में ये बांट सकते हैं कि माननीय विधायक के द्वारा जो शोषित लोग हैं उनका एक अलग वर्ग है जिसमें सभी जातियां निहित हैं। जब आप अति पिछड़ा कहते हैं तो में कई जातियों का समुच्चय होता है। जब आप अनुसूचित जाति कहते हैं तो में कई जातियों का समुच्चय होता है। उसी तरह जब हम सराय की बात करते हैं तो यहाँ कहते हैं कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिनका विकास के लिए माननीय मंत्री लगे रहते हैं। शेष लोग जो हैं उनसे पीड़ित हैं, शोषित हैं, जिनका एक वर्ग है और वो वर्ग है सराय का, जो वर्ग हमारे साथ। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि जब आप क्षेत्र में यात्रा पर हैं तो यात्रा के दौरान आपने किन किन समस्याओं को चिन्हित किया है जो आने वाले चुनाव में, क्योंकि चुनाव आने में लगभग 8 से 9 महीने हैं, और उस दौरान आप उन समस्याओं को बड़े स्तर पर ले जाएंगे और उसके लिए क्या तैयारी है कि जो यात्रा में आप समस्याओं को चिन्हित कर रहे हैं उन समस्याओं के निदान के लिए आपके पास कोई रूपरेखा है? देखिए, 2 तरह की समस्याएं हैं। एक समस्या है जो प्रशासनिक स्तर की छोटी मोटी समस्याएं हैं, और एक समस्या है जो नीतिगत समस्या हैं। तो प्रशासनिक स्तर की समस्या है उसको तो मैं समाधान साथ चलते हुए कर रहा हूं, और जो समस्याएं बच रही हैं उसको मैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर में मैं करवा दूंगा। लेकिन जो नीतिगत समस्याएं हैं वो समस्या ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है जब तक कि आपके पास नीति निर्धारण करने की शक्ति नहीं हो, आपके पास वो शक्ति नहीं हो, अहर्ता नहीं हो कि आप नीति निर्धारण कर सकते हैं। क्या सराय रंजन की जनता उस नीति निर्धारण करने की जो शक्ति है वो आप में समाहित कर पाएगी, दे पाएगी? बिल्कुल। जो ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, जो पदयात्रा ये समाजवाद की महान धरती है, और इस तरह की यात्रा करने वाला मुझे लगता है कि मैं समस्तीपुर में इकलौता हूँ, और अन्य जगह की मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि समस्तीपुर में मैं इकलौता हूँ। और मुझे जो जन सहयोग और समर्थन मिल रहा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, कई जगह लोग खाना खिला रहे हैं, मतलब 10 लोगों के साथ निकलते हैं तो भी 400-500 लोग हो जाते हैं, 25-50 लोगों के साथ निकलते हैं तो भी। तो जो जन समर्थन हर जाति, हर तबके, हर वर्ग से मिल रहा है, तो उसको लेकर मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। अभी ये स्कूल है, ये पूरा स्कूल का ग्राउंड है, सभी लोग नीचे में सो रहे हैं, नीचे में बैठ रहे हैं, कब जगेंगे कब सोएंगे, कहीं आसपास में बहुत सारा जो है कीट पतंग भी होता है, क्या इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है? देखिए, हमारी यात्रा जो है शाम में 7 साढ़े 7 बजे ख़त्म होती है। उसके बाद हम रुकते हैं और जो डेटा है उसको कंपाइल करते हैं। उसके बाद खाना प्रेस के बंद होते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। ये करते करते 12 साढ़े 12 बजे हो जाता है, और सुबह 4:30 बजे हम लोग उठ जाते हैं और फ्रेश होके तैयार होके सत्तू घुरवाते हैं, सत्तू पीकर, और उसके बाद यात्रा पर हम लोग निकल जाते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा उधर झाड़ी है, घास वगैरह है, तो क्या इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है? देखिए, हमारे क्षेत्र में ये कहावत है कि जो बबलू एक्ट से बच गया उसको जो ब्लैक कोबरा है वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो हम लोग में अधिक संख्यक लोग बबलू एक्ट से बचे हुए लोग हैं कि बबलू एक्ट हम पर इस्तेमाल किया गया लेकिन उसका असर नहीं हुआ। तो जब बबलू एक्ट का असर नहीं हुआ तो ब्लैक कोबरा और बिच्छू हम लोग का क्या बिगाड़ सकता है? क्या लगता है, हैट्रिक मारे हैं यहाँ के विधायक, वर्तमान विधायक, क्या उस हैट्रिक को आप लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे इस बार? देखिए, वो परिस्थितियों के विधायक थे।
दिक्कत यहाँ ये होती है कि जो सत्ता पक्ष है वो भी बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाता है और जो विपक्ष है वो भी बाहरी लोगों को दबाव बनाता है। इनका मूल घर उजियारपुर पड़ता है, जहाँ से इनका जमानत जब्त हो गया था, उसके बाद ये क्षेत्र में आए थे। तो और विपक्ष भी बाहरी लोगों को टिकट देता है, तो उससे क्या होता है कि कोई जीत के चला जाता है जहाँ जाना होता है। इनका उजियारपुर है, उजियारपुर चले जाएं या पटना चले जाएं। जो स्थानीय लोग हैं उनको अभी तक मौका नहीं मिला है, और जो यहाँ की जनता है वो स्थानीय लोगों की मांग कर रहा है कि भाई नहीं, स्थानीय कोई भी हो। उसके लिए मैं ही अप्रोप्रिएट हूँ, ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि लोग इस बात में विश्वास कर रहे हैं कि किसी को हम वोट करें, लेकिन सराय रंजन के लोगों को ही वोट करें। हमारे साथ कुणाल जी थे, सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में लगातार पदयात्रा पर हैं और लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और जो सराय रंजन की जनता है वो लगातार, जैसा कुणाल जी बता रहे हैं कि जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय नेता है वो उभर करके आए और वही सराय रंजन का विकास कर सकता है।